Yes, good morning, students. So today we are going to revise sample paper, that is 2020. This is a sample paper according to the new syllabus and revised syllabus, as well as the new pattern that is later issued by CBSE. So here we are revising this sample paper, and this sample paper is divided into 4 sections: section A, section B, section C, and section D. So 33 questions are there in the sample paper, and section A has 14 questions, and these 14 questions are of 1 mark each. And the second part of section A is 2 questions that are case based questions, and section B has 9 questions of 2 marks each. And in section C there are 5 questions, and these 5 questions are of 3 marks. And section D has 3 questions, and each question is of 5 marks. So let us revise this sample paper, which is recently issued by the CBSE. See question number 1. Why does endosperm development, it precedes embryo development? Okay student, this question it comes from chapter number 2 कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो है उससे पहले जो है वो क्यों प्रिसीड करता है. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल the development of endosperm, it precedes before embryo development, because you know that endosperm it is a nutritive tissue, and as the embryo develop, तो embryo जो है जैसे ही वो develop होता है उसको nutrition की जरूरत होती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि embryo जो है उसके डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और जैसे ही एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा वैसे ही उसको न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाएगी, एंड एम्ब्रियो जो है वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा. तो इसीलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है. ओके स्टूडेंट, सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 76 seeds in a guava fruit? So here the answer is कितनी meiotic divisions की requirement है 76 seeds बनने के लिए guava fruit के अंदर. So the answer of this question is 95 meiotic divisions they are required. Okay students, see question number 3. How does pollination takes place in water hyacinth and water lily? So as you know, in water hyacinth, this question is from chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants, and the answer is कि water hyacinth में और water lily के अंदर जो flowers होते हैं they are above the surface of water, water के level से ऊपर होते हैं. तो दो these plants they are aquatic. आपको लगता है कि ये aquatic plants हैं, ये aquatic plants ही हैं, पर एक्वेटिक प्लांट्स होने के बावजूद भी इनके अंदर पॉलिनेशन जो है वो हाइड्रोफिली नहीं होती, वाटर के जरिए पॉलिनेशन नहीं होती है, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं इन प्लांट्स के दे आर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल. सो हियर द पॉलिनेशन ईदर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और इट आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ यू कैन से विंड. तो विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन यहाँ पर होती है. Okay, see the next one. Name the glands that contribute to human seminal plasma. कहते हैं कि ह्यूमन मेल जो है उसमें जो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, 2 ग्लैंड्स का नेम आपको अच्छे से पता है. वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अनदर वन इज द सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो तीनों ग्लैंड्स में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कहते हैं कि a snapdragon plant with violet flowers were crossed with another such plant with white flowers. ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट है जिसके अंदर वायलेट फ्लावर है और उसको एक दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस किया गया जिसके अंदर व्हाइट फ्लावर्स हैं. The F1 progeny obtained had pink flowers. और जो F1 progeny हमें मिलती है उसके अंदर कौन से फ्लावर होते हैं, पिंक फ्लावर्स होते हैं. तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इनहेरिटेंस पैटर्न सीन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन. ठीक है, तो कहते हैं कि किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो आपको F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स के अंदर यहाँ पे नजर आ रहे हैं. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ये किसका केस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है. तो यहाँ पे वो कहता है कि दो ओरिजिनल फिनोटाइप्स जो यहाँ पर हैं वायलेट एंड वाइट,
उनके बीच का कॉम्बिनेशन यानी पिंक फ्लावर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो वन एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड ओवर द अदर एलील फॉर द सेम ट्रेट। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमेशा जो मॉडिफाइड एलील्स होती है वो ज्यादातर डोमिनेंट एलील होती है, इसलिए डोमिनेंट एलील जो है वो अपना 100% यहाँ पे नहीं दे पाती है, और इसीलिए हमें यहाँ पे पिंक फ्लावर नजर आ रहे हैं। वॉयलेट जो फ्लावर है वो 100% एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाया, एंड व्हाइट फ्लावर का भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ गया बीच में, तो इसलिए हमें पिंक फ्लावर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो देखिए एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी ये दोनों जो है वो मेंडल वाला जो चैप्टर है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो एन्यूप्लॉइडी जो है वो एक तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स या तो गेन हो जाते हैं या फिर उनका लॉस हो जाता है। मतलब आपको एक से ज्यादा क्रोमोसोम की यहाँ पे कॉपीज मिल जाएंगी, या फिर अगर आपको पता है कि डिप्लॉयड होते हैं हमेशा क्रोमोसोम, तो वन क्रोमोसोम जो है उसका लॉस भी हो सकता है। सपोज करिए आप डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल देते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में 21 जो ऑटोसोम है उसकी आपको 3 कॉपीज नजर आती हैं, तो इट इज नोन एज ट्राइसोमी। और अगर आप एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम रह जाता है और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो चला जाता है, ओनली वन कॉपी रहती है एक्स क्रोमोसोम की, तो एट दैट पर्सन हैज XO टाइप ऑफ मेकअप। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है ये टर्नर सिंड्रोम वहां पे नजर आता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी जो होती है, पॉलीप्लॉइडी के अंदर व्हेन एन एंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है अगर ऐड हो जाता है आकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी का केस कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी जो है उसके अंदर आप ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड कंडीशंस जो है वो बता सकते हैं। Okay, see the next one. Predict the effect if the codon UAU coding for an amino acid at the 25th position of a polypeptide of 50 amino acid is mutated to UAA. ठीक है, तो देखो indirect question है. A polypeptide of 24 amino acids will be formed as UAA is a stop codon which will prevent further translation. तो कहता है कि आपको ये बताना है कि क्या इफेक्ट होगा अगर कोडॉन UAU जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है जो 25th पोजीशन पे प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड की, ठीक, ऑफ जिसमें कि 50 अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी उस चेन के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो म्यूटेट होकर क्या हो जाती है, UAA बन जाती है UAU की जगह पे, तब क्या होगा। तो उस केस में वो कहते हैं कि 25th अमाइनो एसिड जो है 25th पोजीशन पे प्रेजेंट जो भी कोडॉन है उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि UAU की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, UAA आ गया है। और आपको पता है कि UAA जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है, इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो वहीं पे 24th पोजीशन तक उसमें जितनी अमाइनो एसिड्स आ चुकी हैं कोडॉन्स के उतनी ही रहेंगी, और 25th पोजीशन वाला जो कोडॉन है वो रीड नहीं हो पाएगा, बिकॉज UAA एक स्टॉप कोडॉन है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। तो आपको बताया था कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको कि सी पेप्टाइड कहते हैं, और इस तरह का जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड वो मैच्योर इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड एंड दिस सी पेप्टाइड इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ मैच्योर इंसुलिन। Okay students, see the next one. Name the commonly used vector for cloning genes into higher organism. कहता है कि कौन सा वेक्टर जो है उसको यूज करेंगे जीन्स की क्लोनिंग के लिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सो मेनी वेक्टर्स आर देयर, तो उसमें आप रेट्रोवायरसेस को यूज कर सकते हो, आप एडिनो वायरसेस को यूज कर सकते हो, टोबैको मोजाइक वायरसेस जो हैं उनको यूज कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप। विच ऑफ दीज 3 फॉरेस्ट, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पे आप अब हम आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है
this one. See the first question. क्वेश्चन नंबर 11 पर है हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. तो उसमें आपने बताना है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल. कहते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो नॉन फंक्शनल होता है, और उसका रीजन उसने बताया है कि मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5' एंड ऑफ द हेट्रोजीनियस आरएनए. हेट्रोजीनियस आरएनए का जो 5' एंड है वहां पे मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो अटैच होता है. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए, बी पार्ट है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. दोनों ही असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. पर जो रीजन में दिया गया है कि मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5' एंड पे HNRNA के अटैच होता है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Okay, see the next one. An organism with lethal mutation may not even develop beyond the zygote stage. कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि लिथल म्यूटेशन पाई जाती है वो फिर जाइगोट स्टेज जो है उससे आगे डेवलप नहीं हो पाता. और रीजन उसका बता रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लिथल. सभी तरह की जीन म्यूटेशंस जो है वो लिथल होती है. ओके बेटा, सी द नेक्स्ट वन. हाँ जी. Okay, one problem is there. In question number 11, the correct answer is B part. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Okay, and for question number 12. Question number 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 का ही एक और पार्ट है, यहाँ पे देखिए बी पार्ट. उसका भी आंसर जो है वो बी पार्ट ही इसका आंसर है. बोथ assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Okay, see the 12th one. Assertion में आपको बोला गया है E. coli have PBR322 with DNA insert at BAM-H1 site cannot grow in a medium containing tetracycline. कहता है कि E. coli बैक्टीरिया के अंदर जो है ये वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है PBR322 जिसमें कि DNA इंसर्ट हुआ है BAM-H1 साइट पर. ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाता. तो आंसर में देखिए क्या बोला है, रिकॉग्निशन साइट्स फॉर BAM-H1 इज प्रेजेंट इन टेट्रा आर रीजन ऑफ PBR322. तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर जो है वो यहाँ पर ए पार्ट है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिवाइज्ड सिलेबस में से नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14. इन ऑफ्यूरेस वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल बी. ठीक है, तो आंसर आपको बोला है रीजन में कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज assertion is a true statement but reason is false. ठीक है, जो रीजन यहाँ पे बताया गया वो इसका करेक्ट रीजन नहीं है. उसके बाद देखिए assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं. एंड देन देयर इज वन पैराग्राफ क्वेश्चन. इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. तो सी द पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. The presence of dragonflies can reveal changes in the water ecosystem more quickly than studying other animals on plants. In fact, from the nymph to the adult stage, the dragonfly have a significant positive ecological impact. Dragonfly eggs are laid and hatched in or near water, so their lives impact both water and land ecosystem. Once hatched, dragonfly nymphs can breathe underwater, which enables them to eat mosquito larvae and other aquatic insects and worms, and even small aquatic vertebrates like tadpoles and small fish, and in the air.
adult dragonfly capture and eat adult mosquitoes. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे आंसर देना है। देखिए यहाँ पे साइड में ही इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे गए हैं, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ सीधा फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास, द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स। ठीक है जी, कोई भी 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो कहते हैं द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स, तो इसमें से बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो अप्रोच यहाँ पे ली गई है उसके अंदर क्या आता है, तो इसका आंसर है सी पार्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, प्रीडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स that are already established in an area. This is the correct answer. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, two diseases less likely to occur in a region with plenty of dragonflies. ठीक है, 2 diseases उन एरियाज में नहीं होंगे जहां पे ज्यादा अमाउंट में ड्रैगन फ्लाइज प्रेजेंट है। तो इसके आंसर के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, मलेरिया, एक तो मलेरिया नहीं होगा क्योंकि वो मॉस्किटो से होता है, और एक येलो फीवर नहीं होगा। ओके बेटे, उसके बाद देखिए ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज, कहते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज जो है उनका पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कैसे, तो दे हेल्प टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय वेक्टर्स। ठीक है, तो वो ऐसी डिजीजेस जो वेक्टर्स के जरिए होती हैं उनको नहीं होने देते। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई दैट इरेडिकेट मॉस्किटोज आर। ठीक है, सबसे खास स्टेज जो है वो ड्रैगन फ्लाई जो है उनके लाइफ साइकिल में कौन सी है जो कि मॉस्किटोज को इरेडिकेट कर देती हैं, तो आंसर जो है उसमें आ जाएगा निम्फ एंड एडल्ट स्टेज। उसके बाद देखिए वन assertion is the question is there, releasing dragonflies in an area where there is an outbreak of malarial diseases can be an environment friendly method of control. ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज को उन एरियाज के अंदर छोड़ते हैं जहां पे कि मलेरिया से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, तो कहते हैं कि यह एक इकोलॉजिक एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। तो उसका रीजन में कहता है कि ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू रिप्रोड्यूस। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट होगा, दैट इज assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके बेटे, उसके बाद देखिए देयर इज वन एंड अदर पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। इट इज रिलेटेड विद सिकल सेल एनीमिया। So I'm going to read it for you. Sickle cell anemia is a genetic disorder where the body produces an abnormal hemoglobin called hemoglobin S. Red blood cells are normally flexible and round, but when the hemoglobin is defective, blood cells take on sickle or crescent shape. Sickle cell anemia is caused by mutations in a gene called HBB. It is an inherited blood disorder that occurs if both the maternal and paternal copies of HBB gene are defective. In other words, if an individual receives just one copy of the defective HBB gene, either from the mother or father, then the individual has no sickle cell anemia, but has what is called sickle cell trait. People with sickle cell trait usually do not have any symptoms or problems, but they can pass the mutated gene on to their children. There are 3 inheritance scenarios that can lead to a child having sickle cell anemia. Both parents have sickle cell trait, or one parent has sickle cell anemia and the other has sickle cell trait, and both parents have sickle cell anemia. Okay, students? So this is all about the paragraph. Now you have to give the answer of first question. See the first question. तो इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ डैश डिजीज, X-linked, autosomal dominant, autosomal recessive or bi-linked. So answer is C part, autosomal recessive is the correct answer. Then see the second one, if both parents have sickle cell trait, then there is dash of the child having sickle cell anemia. अगर दोनों ही पेरेंट्स के अंदर सिकल सेल ट्रेट प्रेजेंट है तो कहते हैं कि चाइल्ड जो है उसमें सिकल सेल एनीमिया जो है उसके कितने चांसेस हैं,
ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने बताना है। तो 25% रिस्क रहेगा उसको चाइल्ड को। सी द थर्ड वन, if both parents have sickle cell trait then there is dash of the child having sickle cell trait। ठीक है, तो उस केस में कहता है कि 50% रिस्क जो है वो चाइल्ड को रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से if one parent has sickle cell anemia and the other has a sickle cell trait, there is dash that their children will have sickle cell anemia and dash that their children will have sickle cell trait। तो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आ जाएगा 50% रिस्क है, ठीक है, एंड सेकंड के अंदर भी सिकल सेल अनीमिया ट्रेट भी उनके अंदर 50% है। अब आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है और उस ग्राफ के बेसिस पे आपने बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन एज कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा इन कीनिया। ठीक है, पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीजेस आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीजेस are more likely to be infected with malaria. Over the years, the percentage of people infected with malaria has been decreasing. Year 2000 saw the largest percentage difference between malaria patient and without sickle cell anemia. Okay, choose the correct one. तो देखिए इसमें से जो डी पार्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट था कि पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू इन्फेक्टेड विद मलेरिया, एंड थर्ड था ओवर द इयर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग। यस स्टूडेंट, आई एम ऑन सेक्शन बी एंड यू नो दैट सेक्शन बी इज ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी के अंदर स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। ठीक है, तो आपने बताना है कि ओरल पिल्स जो है उनका कॉम्पोजिशन क्या है और ओरल पिल्स जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, और एग्जांपल किसका देना है, सहेली का एग्जांपल देना है। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि ओरल पिल जो है उसके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन अकेला भी हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। और सहेली के बारे में आपने लिखना है, तो सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन एंड इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन भी नहीं होने देता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता, एंड सर्वाइकल म्यूकस जो है उसकी क्वालिटी जो उसको ऑल्टर कर देता है। ठीक, ताकि स्पर्म्स की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट किया जा सके और रिटार्ड किया जा सके। ओके स्टूडेंट, सी द क्वेश्चन नंबर 18। Karyotype of a child show trisomy of chromosome number 21. Identify the disorder and state the symptom which are likely to be exhibited in this case। कहते हैं कि एक चाइल्ड की कैरियोटाइप स्टडी की गई, यानी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट स्टडी किया गया और उसमें देखा गया कि क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी मतलब 3 कॉपीज प्रेजेंट है। तो बताइए कि चाइल्ड को कौन सा डिसऑर्डर है और उसके सिम्टम्स भी बताइए कि उसके अंदर कौन से प्रेजेंट होंगे। Okay student, all of you know very well when there is a trisomy of chromosome number 21, this means the child is suffering from the syndrome that is known as Down's syndrome। Okay, symptoms में आप लिख सकते हैं कि child has a short stature with small round head और उसकी टंग furrowed टंग होगी, partially opened mouth is there, palm उसका broad होगा with characteristic palm crease, physical, psychomotor and mental development उसके अंदर retarded है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ माइकोरिजल एसोसिएशन टू प्लांट्स। माइकोरिजल एसोसिएशन जो है उसका प्लांट्स जो है उसकी 4 एडवांटेजेस कौन सी है, तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से लिया गया है। तो 4 एडवांटेजेस आपने बतानी है। तो फर्स्ट एडवांटेज होगी एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं एंड पासेस टू द प्लांट। सेकंड होगी कि रूट बॉर्न पैथोजेंस जो है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। ओके स्टूडेंट, सी द थर्ड वन, एनहांसेस टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। सैलिनिटी और ड्रॉट जो है उसके प्रति प्लांट की टॉलरेंस पावर इंक्रीज करता है। एंड फोर्थ वन इज इंड्यूसेस एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसमें ओवरऑल इंक्रीज जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो कहते हैं कि किस तरह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम उसको कॉम्पिटेंट बना सकते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले सके। तो बहुत सारे मेथड है,
उसमें से एक मेथड था कि यू हैव टू ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट केटाइंस, कैल्शियम आइंस जिनको हम कहते हैं, और या फिर आप इंक्यूबेट करें उसको आइस के ऊपर एज वेल एज हॉट कंडीशंस में, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस उसे हीट शॉक देंगे या फिर उसको आइस पे रख देंगे। इस तरह से दोनों मेथड्स आप लिख सकते हैं, बाय ट्रीटमेंट विद कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस or by putting the recombinant this bacterial cell on 42 degrees Celsius and giving heat shock to them and then putting it on ice. So in this way it become ready to take the recombinant DNA. Okay students, इसके देखिए चॉइस में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, what are bioreactors and how are large volume of culture maintained and processed in them. ठीक है, बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हो कि bioreactors are vessels in which raw materials are biologically converted into specific products. इसमें बायोलॉजिकली जो है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जा सकता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, उसे एंजाइम्स जो है उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स की प्रेजेंस में माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स जो है उनको तैयार किया जा सकता है। तो आंसर मैं रीड कर रही हूँ, बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स इन व्हिच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, ठीक है। और उसके साथ देखिए बायोरिएक्टर इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और कौन सी होती हैं वो ऑप्टिमल कंडीशंस, तो इट में बी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि किस तरह से जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं राइजोपस जो है उसमें से डीएनए को। तो आपको बताया था कि राइजोपस एक फंजाई का नेम है। तो राइजोपस जो है उसकी जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी, काइटिन से बनी हुई होगी। तो डीएनए को अगर आप आइसोलेट करना चाहते हो तो आप वहां पे एंजाइम्स के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो काइटिनेस एंजाइम होंगी, ये सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे एंड द डीएनए इट कैन बी इजिली रिमूव। तो उसमें से हम जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो अगर उसमें डीएनए है या आरएनए है जो भी है, ठीक है, तो उसको आप उसके लिए भी आप एंजाइम सप्लाई करेंगे, आरएनए के लिए आरएनएसेस, ठीक है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएसेस। तो जब सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें से रिमूव हो जाते हैं, आरएनए भी, प्रोटीन्स भी, काइटिन भी, तो फिर डीएनए आपको मिल जाएगा प्यूरिफाइड फॉर्म में, ठीक जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट आर स्टिकी एंड्स, टेक देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, तो स्टिकी एंड्स जो है वो क्या है यहाँ पर, तो देखिए स्टिकी एंड्स जो है वो जनरली वो कहते हैं कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए को कट करते हैं तो दे ऑलवेज रिकॉग्नाइज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से थोड़ा सा दूर जो है वो डीएनए को कट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इससे सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस जो एंड्स पे जो है वो रह जाते हैं, और ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो होती है ईच स्टैंड की, दे आर नोन एज द स्टिकी एंड्स। And these sticky ends they form hydrogen bond with their complementary counterparts and facilitate the action of DNA ligase enzyme. So this is the answer. Procedure बताया आपको PCR टेक्निक का। Explain the procedure by which PCR aids in early detection of cancer. ठीक है, तो किस तरह से PCR टेक्निक जो है इसकी हेल्प से हम कैंसर जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। तो पीसीआर टेक्निक जो है उससे हम कैंसर जो है उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि पीसीआर टेक्निक की हेल्प से हम न्यूक्लिक एसिड्स जो हमको एम्पलीफाई कर सकते हैं, और एम्पलीफाई करके हमें म्यूटेटेड जीन जो है उसका पता लग जाता है या क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का पता लग जाता है, और इस तरह से हम अर्लियर डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक्सप्लेन हाउ एडवांस्ड एक्सिड कंजर्वेशन टेक्निक्स। ये क्वेश्चन जो है वो रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिफाइन इंटरफेरेंस कंपटीशन, गिव वन एग्जांपल दैट सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एक्सकल्शन अकरिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया है उसमें से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन इज द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज
which might be reduced due to interfering or inhibitory presence of other species. जब एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है और कोई दूसरी स्पीशीज जो है इसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी वजह से अगर एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है तो उसको हम इंटरफेयरिंग कंपटीशन कहते हैं। तो इसमें गोट वाला आपने एग्जांपल देना है, गोट एंड टॉर्टोइस वाला। ठीक है, टॉर्टोइस जो है वो धीरे धीरे फीड करते थे एंड गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, तो टॉर्टोइसेस धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। Example that support competitive expulsion occurring in nature में the abundant tortoises became extinct within a decade after goats were introduced on the island apparently due to greater browsing efficiency of the goats. And second example आप देंगे the larger and the competitively superior barnacle that is Balanus. It dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle that is Thymelus or from that zone. ये एग्जांपल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द ट्रॉपिकल रीजन्स आर लाइकली टू हैव मोर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द टेम्पलेट वंस, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई द आंसर। ये भी रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में से, तो ये नहीं करेंगे हम। फिर देखिए, अ फुली डेवलप्ड फीटस इनिशिएट्स इट्स डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स वूम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, इसमें आपने पार्ट्यूरेशन के बारे में लिखना है कि पार्ट्यूरेशन में से जो सिग्नल्स हैं वो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा में से ओरिजिनेट होते हैं, उसे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इससे एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होती है और इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी में से। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है and which stimulate more and more secretion of this oxytocin, and the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin it finally secrete continues, resulting in stronger and stronger contractions, you can say. And parturition, it is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, then estrogens and oxytocin. So this leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, which is called delivery. Okay, student, see the next one. How would you find out the genotype of a pea plant with the violet flowers? Explain with the help of a Punnett square showing crosses. ठीक है, तो कहते हैं कि Punnett square की हेल्प से आपने बताना है कि किस तरह से हमें वायलेट फ्लावर्स जो हैं वो मिलते हैं F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ ए पी प्लांट जो है, पी प्लांट जो है उसका जीनोटाइप आपने बताना है कि वायलेट फ्लावर जो है हमें दोनों केसेस में मिल सकते हैं ना। आपको पता है F1 में हमेशा हमें वायलेट फ्लावर मिलेंगे, उसके बाद जब हम उसकी क्रॉसिंग करवाएंगे F2 जनरेशन के अंदर हमें वायलेट फ्लावर्स जो हैं वो मिलते हैं, तो उसमें से कुछ प्योर होते हैं वायलेट फ्लावर्स और कुछ हाइब्रिड होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हमने मेकअप चेक करना है कि पर्टिकुलर जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है पुनेट स्क्वायर से, तो हम टेस्ट क्रॉस जो है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट टाइम आपने क्रॉसिंग करवानी है होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट की होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उस केस में आपको सारे के सारे हाइब्रिड मिलेंगे और वो वायलेट फ्लावर्स होंगे। 100% आपको मेकअप मिलेगा कैपिटल W एंड स्मॉल w। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब आप हेटेरोजाइगस पेरेंट लेंगे तो उसमें 50% आपको वायलेट मिलेंगे और 50% आपको वाइट मिलेंगे, यानी कैपिटल W स्मॉल w जो वायलेट फ्लावर्स है वो 50% होंगे और स्मॉल w जो वाइट फ्लावर्स हैं वो भी 50% होंगे। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डिफाइन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं? स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। और अगर हम वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो उनका क्या रोल है? ठीक है, तो फ्लॉक्स को आप डिफाइन करेंगे कि फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर along with decomposer microbes। ठीक है, तो इसमें फंजाई भी होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होती हैं which are surrounded by the slime। So they separated the organic matter from wastewater. Importance क्या है? Flocs settle down in secondary tanks and take part in formation of sludge. ये क्या करते हैं? सेकेंडरी टैंक्स जो है हमें नीचे जो है सेटल हो जाते हैं और फिर स्लज का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकंड, दे कैन बी यूज्ड एज एन इनोकुलम इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एज वेल एज दे आर द सोर्स ऑफ बायोगैस एंड मैन्यूर। ये आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अ फार्मर नोटिस दैट निमाटोड इन्फेक्शन इन अ टोबैको प्लांट हैज रिजल्टेड इन द रिडक्शन इन द यील्ड, suggest a strategy which provides cellular defense for providing resistance to this pest. Explain the technique. Okay bete, very good question this is।
तो आपको पता है ये आरएनए इंटरफेरेंस का केस है, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज जो की गई है, दैट इज स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस विच इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन प्लांट्स। तो मेथड उसने आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इस मेथड के अंदर साइलेंसिंग हो जाती है मैसेंजर आरएनए की ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विच इज डीएस आरएनए, double standard RNA that binds to and prevent translation of messenger RNA. Okay, the source of this complementary RNA can be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements which are transposons that replicate via RNA intermediate. ठीक है। थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे कि एग्रोबैक्टर्स को यूज करते हैं, निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट and the introduction of the DNA produces both sense and anti-sense RNA in the host cell. And fourth में आप लिखेंगे कि two RNAs being complementary to each other, they form the double stranded dsRNA and that initiates RNA interference and thus silence the specific messenger RNA of the nematode. And as a consequence, what happened? The parasite cannot survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA, and the transgenic plant therefore gets protected from the parasite. Okay, students. So this is question number 29. Now question number 30 देखिए। The graph given below represent three categories of organism responses LMN to cope with stressful conditions. Identify the categories. Very nice question this is, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर देखिए L वाले जो है आपको इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल आपको दिखाएगा, उनकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद M वाले जो है उनमें कोई प्रॉपर आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल उनका एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल है। और जो N वाले हैं उसमें देखिए इनिशियली इंक्रीज हो रही है, देन वो स्टेशनरी हो गई। तो यहाँ पे L जो है वो कॉन्फॉर्मर्स है, ठीक, और M जो है वो यहाँ पर जो है वो रेगुलेटर्स है। ऑलराइट स्टूडेंट, द एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं जिन्हें हम, ठीक है, M या रेगुलेटर्स कहते हैं। So to keep their body temperature a constant by behavioral response for coping with variations in environment, ठीक है, वो कॉन्फॉर्मर्स भी हो सकते हैं और वो L भी हो सकते हैं, कॉन्फॉर्मर्स भी और L, ठीक है, जिन्हें आप कॉन्फॉर्मर्स भी कह सकते हैं। तो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस से मेंटेन कर सकते हैं वो कॉन्फॉर्मर्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, given below are example of some of the activities performed by an animal. Categorize these activities into the appropriate kind of the organismic response LMN as shown in the graph with reason. ठीक है, in summers we sweat profusely, sometimes desert lizard wasp in the sun and sometimes they move into shade. तो देखिए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का आंसर है कि फर्स्ट वाले जो होंगे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं वो यहाँ पे क्या है, रेगुलेटर्स है। और डेजर्ट लिजर्ड जो है वो सन में रहती है एंड फिर शेड में चली जाती है, तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जांपल है। उसके बाद देखिए उसके साथ एक और क्वेश्चन चॉइस में दिया गया है, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियली फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो आपको पता है कि स्मॉल एनिमल्स जो उनका सरफेस एरिया जो है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम कम होता है, नहीं लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका कम होता है तो हीट लॉस उनकी बॉडी में से फास्ट होता है जब कोल्ड होता है आउटसाइड, so they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. So this is the main reason why very small animals are rarely found in the polar regions. Okay, second one देखिए, mammals from colder climate generally have shorter ears and limbs. तो ये आपका एलेंस रूल है, mammals from colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. Okay students, see the next one. Initially we feel nausea and fatigue when we reach a high altitude such as Rohtang Pass, and then gradually we feel normal. Okay, altitude sickness का example है ये। तो यहाँ पे देखिए, this is because in the low atmospheric pressure of high altitudes the body does not get enough oxygen, ठीक है, बॉडी को enough oxygen नहीं मिल पाती, but gradually we get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. Okay student, हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं and that is section D. Study the graph given below related with menstrual cycle in the females.
आइडेंटिफाई ओवरियन हॉर्मोन्स। ठीक है, एक्स वाला ओवरियन हार्मोन कौन सा है, वाई वाला कौन सा है? तो देखिए एक्स वाला यहाँ पे ईस्ट्रोजन है जो ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रिएट करेंगे, और वाई वाला जो है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है जो कॉर्पस लूटियम सिक्रिएट करेगा। बी पार्ट देखिए, कोरिलेट एंड डिस्क्राइब द यूट्राइन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवरियन हार्मोन लेवल्स एक्स एंड वाई मेंशन्ड इन द ग्राफ ऑन 6 to 15 डेज के अंदर। तो 6 to 15 डेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम यूट्रस की रीजनरेट हो जाएगी बाय प्रोलाइफरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन। ठीक है, 16 से 25 डेज के अंदर क्या होगा, तो कहते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज मेंटेन्ड for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy they will take place. And 26 से 28 days में क्या होगा, when the ovum is not fertilized, तो सबको पता है in the absence of fertilization corpus luteum degenerate कर जाएगा which causes disintegration of the endometrium। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है उसके डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी and which leads to menstrual cycle, न्यू साइकिल हो जाएगा। ठीक बेटे, the following figure shows a fetus within the uterus on the basis of the given। देखिए on the basis of the given figure answer the following question। ये आपका फिगर है A B C D यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो in the above figure choose and name the correct part A B C and D। ठीक बेटे, A B C D जो है उसको आपने बताना है कि करेक्ट पार्ट क्या है। तो देखिए पार्ट जिसको की लेबल किया गया है A, वो प्लासेंटा है that act as an endocrine tissue as it produces several hormones, human chorionic gonadotropin, ह्यूमन प्लासेंटा, लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। और इसको फंक्शनल जंक्शन कहते हैं बिकॉज इट फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, बी पार्ट का देखिए, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड थ्रू एन एम्ब्लाइकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। एंड सी पार्ट जो है वो एमिनोटिक फ्लूइड है which surrounds the developing embryo। So a fetal sex determination test is based on the chromosomal pattern of the cells in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। All right, question number 32 देखिए, evaluate the suitability of DNA and RNA as a genetic material and justify the suitability of the one that is preferred as an ideal genetic material। Okay बेटे, तो दोनों जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो लिखनी है आपने। It should be able to generate its replica, ये अपने replicas जो है वो generate कर सकता हो as per the rule of the base pairing and complementarity, both the nucleic acid have the ability to direct their duplications। Second point में आप लिखेंगे the genetic material should be chemically and structurally stable enough not to change with different stages of the life cycle, age or with change in the physiology of the organism। And third में आप लिखेंगे presence of 2-OH group and uracil make RNA more reactive and structurally less stable than DNA, therefore DNA is a better genetic material than RNA। Fourth में आप लिखेंगे it should provide a scope for slow changes or mutations that are required for evolution, but DNA and RNA are able to mutate। In fact, RNA being unstable, it mutates at a faster rate and consequently viruses having RNA genome and having RNA shorter lifespan mutate and evolve faster। ठीक बेटे, उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे it should be expressed itself in the form of Mendelian characters। तो RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can be easily expressed the characters। DNA however is dependent on RNA for synthesis of proteins। the protein synthesizing machinery have evolved around RNA। तो above discussion it indicates that both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable, so it is preferred for storage of genetic information। All right students, then see the question, next question, explain the mechanism of DNA replication as suggested by Watson and Crick। तो यहाँ पे आपने सेमी कंजर्वेटिव जो मोड है डीएनए रेप्लिकेशन का उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे समझाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, identify and name the disease in which patients shall lose the property of contact inhibition। ठीक है, तो आंसर वेरी मच क्लियर है कि आंसर यहाँ पे क्या होगा, कैंसर होगा। प्रोबेबल कॉजेज बतानी है आपने, पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकती हैं, तो निकोटीन हो सकता है टोबैको में, या कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज। बायोलॉजिकल के अंदर वायरल ऑन्कोजेंस हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकती हैं। डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करेंगे,
So first is the cancer detection is based on biopsy or histopathological studies of the tissue. All right, students. Yes, students. So first technique is cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue. Blood and bone marrow test for increased counts in case of leukemia, which is a type of a cancer. In biopsy, a piece of the suspected tissue, it is cut into thin sections and is stained and examined under microscope, which is known as histopathological studies by a pathologist. And second technique है कि techniques like radiography, जिसमें use of X-rays, CT, that is computed tomography, and MRI, that is magnetic resonance imaging, are very useful to detect cancers of the internal organs. तो computed tomography में X-rays use करते हैं और उससे 3-dimensional images जो internal organs की हमें मिल जाती हैं. MRI स्कैन जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो लिविंग टिश्यूज में होती है उसको डिटेक्ट कर लेती है. ठीक है. उसके बाद थर्ड में देखिए एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन ट्यूमर्स. ऐसा पेशेंट जिसमें कैंसर है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज जो कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में ज्यादा अमाउंट में मिलेंगी. And fourth is techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. So PCR technique की हेल्प से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया. उसके बाद देखिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन है. चॉइस में पेशेंट हैव टेस्टेड पॉजिटिव टू एलिजा टेस्ट, आइडेंटिफाई द डिजीज. तो सबको पता है कि डिजीज एड्स होगी. पैथोजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? HIV वायरस है, दैट इज ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस. और रीजंस आपने लिख देने यहाँ पे कि बी कम्युनिटी के क्या कारण हो सकते हैं, ट्रेस किस तरह से वायरस जो है वो स्प्रेड करता है बॉडी के अंदर, और इफेक्ट क्या होगा पैथोजन्स पे. तो देखिए उसमें आप लिखेंगे कि पाथ जो है वायरस का ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. पेशेंट जो है इसमें इन्फेक्शन होती है और उसमें कोई भी इन्फेक्शन जो है चाहे नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम से, वायरसेस से, फंजाई से और इवन टॉक्सोप्लाज्मा से, वो सभी इन्फेक्शंस एज इट इज बॉडी में रहती हैं. पाथ क्या है पैथोजन का? तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस. और मैक्रोफेजेस जो है वहां पे वायरस का जो RNA जीनोम है वो रेप्लिकेट होकर वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. फिर वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं. मैक्रोफेजेस दे कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे दे एक्ट एज HIV फैक्ट्री. एंड साइमल्टेनियसली वायरस इट एंटर्स इनटू द T lymphocytes और एप्लीकेट करता है वहां पे और प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस करता है. प्रोजेनी वायरसेस जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और दूसरे हेल्पर T lymphocytes पे अटैक करते हैं और इस तरह से प्रोग्रेसिव डिक्रीज होने लग जाता है इन द नंबर ऑफ द हेल्पर T lymphocytes इन द बॉडी. एंड इन दिस वे द इन्फेक्टेड पर्सन जो है इसमें हेल्पर T सेल्स जो है वो कम होने लग जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. Okay students, so this is all about this question paper. So we have also made one question paper for pre-board 1 exam that is somewhat similar to this question paper. So go through this recording. If still you have some doubt, you can send me your doubts on my WhatsApp. So that's all in today's class students. Have a nice day.